Good morning, students. Today we are going to discuss third topic of chapter number 4. Our topic is rise of Chinese economy. So, the first point, China has been growing as an economic power since 1978. अब 1978 से चाइना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था और ये लग रहा था कि उसकी इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हुए उसकी वजह से बहुत बदलाव आया और धीरे धीरे वो यूएसए को ओवरटुक कर जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040 और उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी 2040 आते आते। In 1949, the economy of China was based on Soviet model. It now relied on its own resources. 1949 तक जो इसकी इकोनॉमी थी वो चाइना की सोवियत मॉडल पर थी और इसकी इकोनॉमी इसके अपने रिसोर्सेज पर, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिन पर बड़ा ये डिपेंड करते थे और इनकी जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ थी वो थी पॉपुलेशन, लैंड मास, बहुत बड़ा एरिया, पॉपुलेशन भी चाहे बड़ी है लेकिन फिर भी रिसोर्सेज जो वहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे थे, रीजनल लोकेशन जो लोकेशन थी चाइना की, और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है चाइना का, इसको लेकर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी ये उभर रही थी। 1949 में जैसी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, तो चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आज़ाद हुआ और उसकी तो जो इकोनॉमी थी वो सोवियत मॉडल पर थी। तो कम्युनिस्ट चाइना था, उसने सोचा कि क्यों ना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ लिंक किए जाएं, लेकिन इसके पास चॉइसेस बहुत थोड़ी थी। उन चॉइसेस की वजह से चाइना ने सोचा क्यों ना अपने जो रिसोर्सेज है उन पर डिपेंड हुआ जाए और सोवियत मॉडल पर डिपेंड होकर इन्होंने सोवियत से कुछ एड भी ली, पैसे लिए, मतलब फाइनेंशियल हेल्प, और उनकी सलाह मशवरा भी टाइम टाइम पर लेता रहा। लेकिन इसके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, इसलिए चाइना ने सोचा क्यों ना जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीज़ें उनको अपने जो अपने कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स है उनके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। चाइना ने बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करके अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया और इसने एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर हर सिटीज़न को दिए, एम्प्लॉयमेंट दिया, सोशल वेलफेयर। चाइना जो धीरे धीरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनकी होड़ से बहुत दूर निकल गया, क्योंकि ये अपने सिटीजन्स को बेटर हेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वचनबद्ध था और चाइना हमेशा ये सोचता था क्यों ना हम अपने सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमारा कंट्री बहुत ऊपर चला जाए। और इसकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो 5 to 6% थी, बट एनुअल ग्रोथ बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वो 2 से 3% ही रह रही थी, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये लोगों की जो नीड्स है उन पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट ए सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ सरप्लस निकालें ताकि अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकें। अब इन्होंने, और हमने पीछे सेकंड चैप्टर में देखा था, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी स्टैगनेट हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि वो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे और उसी तरीके से ये चाइना के साथ हो रहा था। फिर During 1970s, China established relation with the USA, ending its political and economic isolation. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन मतलब दूर था अमेरिका से, लेकिन धीरे धीरे इसने ये चीज़ें रिलेशन प्रगाढ़ मतलब गाढ़े करने चालू कर दिए। फिर इनके जो झाऊ इनलाई थे, एक प्रीमियर थे जू इनलाई, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन लाए, वो जो थे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में 1973 में। फिर इनके एक लीडर थे जो 1978 में ओपन डोर पॉलिसी वाज अनाउंस बाय
Deng Xiaoping in 1978, which aimed to generate higher productivity by investment in capital and technology from abroad. अब्रोड से जो पूंजी आएगी उससे हम अपनी टेक्नोलॉजी, अब्रॉड से टेक्नोलॉजी लेंगे, कैपिटल लेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेट किए इन्होंने, जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। और इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया था वो एग्रीकल्चर का किया था 1982 में, एंड इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया 1998 में। और सेज बनाए इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे फॉरेन इंटरप्राइजेज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन एंटरप्राइजेज़ आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स। उन पर कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, वो वहाँ पे आके अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। और फिर इसको स्टैगनेट करने से इसी तरीके से बचाया गया, क्योंकि ये नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। फिर इन्होंने जो हमने पीछे देखा कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इनकम बढ़ी लोगों की। इससे इनकी रूरल इंडस्ट्री चल निकली और चाइना की इकोनॉमी है, बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्ट रेट। और जो चाइना की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री थी, दोनों एक तरह की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, दोनों ग्रोथ बूस्टअप आ गया दोनों में। इससे इस वजह से इन्होंने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहा कि जो वर्ल्ड को कहा कि आप हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, आपको हमारे देश से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सबको लुभा रहा था, चाइनीज़ इकोनॉमी सबको लुभा रही थी जो बाहर के लोग थे। Still, the Chinese economy did not benefit everyone in China. The rate of employment has risen, working condition and female employment is bad. लेकिन फिर भी किसी तरीके से चाइना की जो इकोनॉमी है वो हर किसी को बेनिफिट नहीं कर पाई चाइना में, क्योंकि ये पैसा तो लगवा रहे थे लेकिन वो पैसा पहुंच नहीं रहा था। अब फीमेल का जो एम्प्लॉयमेंट था वो बहुत गिरे हुए स्तर पर था। However, regionally and globally, China has been इन लाइमलाइट इकोनॉमिक पावर। अब लोगों की नज़र में था चाइना, क्योंकि चाइना ने हर तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके पैसे को बढ़ाया। और चाइना ने कभी भी शॉक थेरेपी को फॉलो नहीं किया, उसने प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया, इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट किया ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और देशों को फ़ायदा हो सके, ताकि वो कुछ ना कुछ कर पाएँ अपने देश के लिए, लोगों के लिए। और चाइना हमेशा बहुत बड़ी पावर रहा है दुनिया की नज़र में, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत बड़ा है। अब अगर चाइना की बात करें, हैंस इट्स आउटस्टैंडिंग इशू विद जापान, द यूएस, आसियान एंड रसिया हैव बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसके हमेशा किसी ना किसी के साथ इश्यूज़ रहे हैं, इस वजह से चाइना इकोनॉमिक पावर बनने से रुक रहा है। और फिर भी चाइना को थोड़ा सा डर अगर रहता है तो वो सिर्फ रहता आसियान से, क्योंकि आसियान की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर जा रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ चाइनीज़ रिलेशन। इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या थे, इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे थे। इंडिया एंड चाइना हैड ए कोर्डियल रिलेशन सिंस टाइम इमोरल, बोथ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। हम मानते हैं कि चाइना जो था उसकी हिस्ट्री है जो बहुत लंबी है, जहाँ पे मंगोल डायनेस्टिक रूल रहा है। मंगोलिया, कोरिया और इंडो चाइना और तिब्बत, ये चाइना के अंडर में रहे हैं, चाइना के राजाओं के अंडर में रहे हैं, उनकी डायनेस्टी के अंडर में रहे हैं। मंगोलिया, कोरिया, थोड़ा बहुत इंडो चाइना का पार्ट और फिर तिब्बत, और ये सारे। और इन्होंने अपना एरिया बढ़ाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने, इंडिया के राजाओं ने चाइना पर रूल किया, चाइना में एरिया अपना बढ़ाया, और उन्होंने भी अपनी बॉर्डर्स के बियॉन्ड आकर अपना रूल किया। अब जो चाइना एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस रेयरली ओवरलैप्ड, और चाइना का जो रूल था और इंडिया का रूल